हरिओम। मुझे सांख्य योग के विषय में जानकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि हमारे यहाँ एक ऐसा शास्त्र भी है जो मनुष्य के दुखों के विषय में विचार करता है और उसके निवारण के बारे में हमें ज्ञान देता है। जन्म लेना, मृत्यु से साक्षात्कार होना, ये दो समय के बीच में मनुष्य सदा विभिन्न प्रकार के दुखों से जूझता रहता है। परंतु इस जीवन में उसको किस प्रकार जूझा जाए, उसके बारे में हमारे यहाँ शास्त्र है, सांख्य योग। कहा जाता है कि दुख कभी खत्म नहीं होता है। जैसे मटका है, वो मटका वैसे का वैसे ही रहेगा, टूट जाएगा, छोटे छोटे उसके टुकड़े हो जाएंगे, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाएगा, पर नष्ट नहीं होगा। उसी प्रकार दुख भी जो है वह नष्ट नहीं होता है, उसके रूप बदल सकते हैं। कुछ उसी प्रकार जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, द थियरी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। मास एनर्जी में बदलता है, एनर्जी मास में बदलता है, पर वह कभी नष्ट नहीं होता है। तो इसी विषय में कुछ अपने विचार प्रकट करेंगे। हरिओम। ओम नमः शिवाय। हरिओम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार। आई एम अ न्यूरोलॉजिस्ट एंड अ न्यूरोसाइंटिस्ट, a faculty actually at a university in the US. And I'm also a student of Sanskrit texts and Indian knowledge traditions, which I have been studying since my childhood, actually. Namaskaraha. Aham स्नायु रोग चिकित्सकः स्नायु वैज्ञानिकश्च अस्मि। संस्कृत ग्रंथानां भारतीय ज्ञान परंपराणां च विद्यार्थी अपि अस्मि। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, न्यूरोसाइंटिस्ट हूँ, और संस्कृत ग्रंथों और भारतीय ज्ञान परंपराओं को मैं बाल्यकाल से ही अध्ययन कर रहा हूँ। And today I would like to examine a remarkable intellectual journey found in the opening teachings of the Sankhya Sutra. जो सांख्य सूत्र है उसके प्रारंभिक शिक्षाओं के विषय में कुछ जो महत्वपूर्ण बौद्धिक यात्रा हैं उन पर मैं विचार करना चाहूंगा। अद्य अहम सांख्य सूत्रस्य प्रारंभिक शिक्षासु प्रस्तुतां महत्वपूर्णां बौद्धिक यात्रां विचारयितुम् इच्छामि। और यह यात्रा दुख से आरंभ होती है, सामान्य उपायों और कर्मकांड की सीमाओं की जांच करती है और अंततः सही ज्ञान के प्रश्न तक पहुंचती है। ऐसा यात्रा दुखात आरभते लौकिक कोपायानां कर्मकांडस्य च सीमाः परीक्षते अंततः सम्यक ज्ञानस्य प्रश्नं प्रति गच्छति। This journey begins with suffering, examines the limitations of ordinary remedies and ritual action, and finally arrives at the question of valid knowledge. And the sequence may be expressed simply. यह यात्रा की जो प्रकार है उसको इस प्रकार समझा जा सकता है। अस्याह यात्रायाः क्रमः संक्षेपेण एवं वक्तुं शक्यते। कैसे? दुखम पुनरावृत्ति कर्मणः सीमा भ्रांति निवारणम ज्ञानम प्रमाणम मोक्षश्च। Suffering, recurrence, limitation of action, correction of error, knowledge, evidence, and liberation. That's the sequence in which it may be expressed. And why does Sankhya begin with suffering? सांख्य सूत्र सफरिंग से, दुख से क्यों प्रारंभ होता है? द सांख्य सूत्र बिगिंस विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेटमेंट। वो इस महत्वपूर्ण कथन से प्रारंभ होता है, सांख्य सूत्रम एकेन महत्वपूर्ण वचनेन आरभते। क्या है वह? अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्तिरत्यंत पुरुषार्थः। तीन प्रकार के दुखों की पूर्ण निवृत्ति मनुष्य का परम पुरुषार्थ है। त्रिविध दुःखस्य आत्यंतिकी निवृत्ति मनुष्यस्य परमः पुरुषार्थः अस्ति। तीन प्रकार के दुखों की पूर्ण निवृत्ति मनुष्य का परम
पुरुषार्थ है. द टेक्स्ट डज नॉट बिगिन विद क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स. यह ग्रंथ सृष्टि की उत्पत्ति से आरंभ नहीं होता है. अयम ग्रंथ सृष्टि उत्पत्ति विचारेण न आरभते. It does not begin with ritual, metaphysics, or even the nature of the self. सह कर्मकांडेन तत्वमीमांसया आत्मस्वरूपिण विचारेण वा न आरभते. यह कर्मकांड तत्वमीमांसया आत्मा के स्वरूप से भी आरंभ नहीं होता है. It begins with direct human problems. Human beings suffer. सह प्रत्यक्ष मानव समस्याया आरभते. मनुष्यः दुखम अनुभवति. यह एक प्रत्यक्ष मानवीय समस्या से आरंभ होता है. मनुष्य दुख का अनुभव करता है. The beginning reveals that Sankhya is not merely speculatory philosophy. यह आरंभ हमें बताता है कि सांख्य केवल काल्पनिक या सैद्धांतिक दर्शन नहीं है. अयम आरंभः दर्शयति यत् सांख्यम केवलम कल्पनात्मकम सैद्धांतिकम वा दर्शनम नास्ति. Its metaphysical analysis is connected to a therapeutic purpose, freedom from suffering. उसका तात्विक विश्लेषण एक व्यवहारिक और चिकित्सात्मक उद्देश्य से जुड़ा है, दुख से मुक्ति. तस्य तात्विक विश्लेषणम चिकित्सात्मक पुरुषार्थेन सह संबद्धम अस्ति दुखात् मुक्तिः. So we begin with understanding about suffering as the central problem and complete cessation as the ultimate goal. So there are three forms of suffering. तीन प्रकार के दुख हैं. सांख्य दुख को तीन व्यापक वर्गों में विभाजित करता है. सांख्य दर्शनम दुखम त्रिविधम इति वर्णयति. आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख और आधि दैविक दुख. इस प्रकार तीन प्रकार के दुखों में सांख्य योग दुख को बांटता है. द फर्स्ट इज द आध्यात्मिक दुख, सफरिंग कनेक्टेड विद इंडिविजुअल बॉडी एंड माइंड. व्यक्ति के शरीर और मन से संबंधित दुख, यह है आध्यात्मिक दुख. प्रथमम आध्यात्मिक दुखम व्यक्तेः शरीर मनसो संबद्धम दुखम. Bodily suffering may include illness, injury, pain, weakness, hunger and disability. शारीरिक दुख में रोग, चोट, दर्द, कमजोरी, भूख और विकलांगता सम्मिलित हो सकते हैं. शारीरिक दुखे रोगः, आघातः, वेदना, दुर्बलता, क्षुधा, विकलता च अंतर्भवन्ति. Mental suffering may include fear, grief, anger, anxiety, craving, jealousy, frustration and loss. मानस दुखे भयः, शोकः, क्रोधः, चिंता, तृष्णा, ईर्ष्या, निराशा, वियोगश्च अंतर्भवन्ति. मानसिक दुख में भय, शोक, क्रोध, चिंता, तृष्णा, ईर्ष्या, निराशा और वियोग सम्मिलित हो सकते हैं. आधिभौतिक दुख क्या है? The second, the आधिभौतिक दुख is the suffering arising from other beings and the external world. आधिभौतिक दुख क्या है? अन्य प्राणी और बाहरी संसार से उत्पन्न दुख. द्वितीयम आधिभौतिक दुखम अन्येभ्यः प्राणिभ्यः बाह्य जगतश्च उत्पन्नम दुखम. एग्जाम्पल क्या है इसके? उदाहरण क्या है? हिंसा, दुर्घटना, संक्रमण, पारस्परिक संघर्ष और पर्यावरणीय चोट. वायलेंस, एक्सीडेंट्स, infection, interpersonal conflicts and environmental injury. These are the examples. हिंसा, दुर्घटना, संक्रमणम, पारस्परिक विवादः, पर्यावरण जन्य हानिश्च अस्य उदाहरणानि सन्ति. आधिदैविक दुख. आधिदैविक दुख क्या है? This is the third dukh. Suffering associated with forces beyond ordinary individual control. आधिदैविक दुख क्या है? ऐसी शक्तियां और परिस्थितियों से उत्पन्न दुख जो सामान्यतः व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर है. तृतीयम आधिदैविक दुखम किमस्ति? व्यक्तेः सामान्य नियंत्रणातीतैः कारणैः उत्पन्नम दुखम. ट्रेडिशनल एग्जाम्पल क्या है इसके? पारंपरिक उदाहरण क्या है? एक्सट्रीम हीट, बहुत गर्मी, कोल्ड, बहुत ठंड, स्टॉर्म्स, तूफान आना, ड्रॉट्स, सूखा पड़ना, फ्लड्स, बाढ़ आ जाना और अदर नेचुरल डिस्टर्बेंसेस, दूसरी प्राकृतिक आपदाएं इसमें सम्मिलित हैं. अतितापः, अतिशीतम, झंझावातः, अनावृष्टिः, जलप्लवानम, प्राकृतिक विपतस्य पारंपरिक दोहराणानि सन्ति. And this classification reminds us that suffering cannot always be understood by examining the brain alone.
तो इस वर्गीकरण से, इस क्लासिफिकेशन से हमें यह याद आना चाहिए कि केवल मस्तिष्क को देखकर सभी प्रकार के दुख को नहीं समझा जा सकता। एतत् वर्गीकरणं स्मरयति यत् केवलं मस्तिष्कस्य अध्ययनात् सर्वं दुःखं ज्ञातुं न शक्यते। Body, brain, environment, relationships, memory and social conditions interact continuously. मस्तिष्कं शरीरं पर्यावरणं संबंधाः स्मृतिः सामाजिक परिस्थितिश्च निरंतरं परस्परं प्रभावयन्ति। मस्तिष्क, शरीर, पर्यावरण, संबंध, स्मृति और सामाजिक परिस्थितियां निरंतर एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। तो इसमें अब न्यूरो साइंटिफिक क्वेश्चन क्या है? द क्लासिफिकेशन ऑफ सफरिंग जनरेट्स एन इंपॉर्टेंट साइंटिफिक क्वेश्चन। दुख का जो यह वर्गीकरण है वह एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रश्न उत्पन्न करता है। दुःखस्य एतत् वर्गीकरणं महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रश्नं जनयति। इज सफरिंग अ सिंगल फेनोमेना और इज इट फैमिली ऑफ डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस? क्या दुख एक ही प्रक्रिया है या अनेक भिन्न प्रक्रियाओं का समूह है? किम दुखम एका प्रक्रिया अस्ति उत विभिन्न प्रक्रियाणाम समूहः? पेन, grief, anxiety, depression, loneliness, disability and environmental trauma are not identical experiences. दर्द, शोक, चिंता, अवसाद, अकेलापन, विकलांगता और पर्यावरणीय आघात, वेदना, शोक, चिंता, अवसाद, एकाकित्वम, विकलता, पर्यावरणीय घातश्च समान अनुभवाः न सन्ति। एक जैसा अनुभव नहीं है इनसे। Yet they may share mechanisms such as attention, memory, threat processing, prediction, learning and autonomic regulation. फिर भी उनमें ध्यान, स्मृति, भय, प्रसंस्करण, पूर्वानुमान, सीखने और स्वायत्त तंत्रिका नियमन जैसे कुछ समान तंत्र हो सकते हैं। तथापि तेषु अवधानम, स्मृति, भय प्रक्रिया, पूर्वानुमानम, अधिगमः, स्वायत्त ना युनियमनम च समान प्रक्रिया रूपेण भवितुम अर्हन्ति। The classification of suffering is therefore the beginning of causal analysis. तो इस प्रकार दुख का वर्गीकरण कारणों के वैज्ञानिक विश्लेषण का आरंभ बन सकता है। अतः दुःखस्य वर्गीकरणं कारण विश्लेषणस्य आरंभः भवितुम अर्हति। Why are ordinary remedies not enough? Why are ordinary remedies not enough? So the next question is obvious. अनंतरम स्वाभाविकः प्रश्नः उत्पद्यते। ह्यूमन बीइंग्स ऑलरेडी possess many methods of reducing suffering. मनुष्य के पास अपने दुख को कम करने के अनेक उपाय हैं। मनुष्याणां समीपे दुख निवारणस्य बहवः उपायाः पूर्वमेव सन्ति। फूड रिलीव्स हंगर, खाना खाओ भूख दूर, भोजनम क्षुधा निवारयति, मेडिसिन ट्रीट्स डिजीज, औषधि खाओ उपचार हो गया, औषधम रोग चिकित्सति, शेल्टर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम एनवायरमेंटल डेंजर, आवास हमें पर्यावरणीय संकटों से बचाता है, निवासः पर्यावरणीय संकटेभ्यः अस्मान् रक्षति, रिलेशनशिप्स प्रोवाइड कंफर्ट, प्रोटेक्शन एंड सोशल सपोर्ट, संबंध सांत्वना, सुरक्षा और सामाजिक सहयोग प्रदान करते हैं, संबंधा सांत्वनाम, रक्षाम, सामाजिक सहयोगम च ददति। Why then the philosophical inquiry is necessary? Why then is this philosophical inquiry necessary? जो तो फिर दार्शनिक अनुसंधान की आवश्यकता क्या है? तर्हि दार्शनिक अन्वेषणस्य आवश्यकता किमर्थम? किमर्थम आवश्यकता? तर्हि दार्शनिक अन्वेषणस्य न दृष्टाक् तत्सिद्धिः निवृत्तेऽप्यनुवृत्ति दर्शनात्। Complete freedom from suffering is not attained through ordinary observable means, because suffering is seen to recur even after one episode has ceased. सामान्य लौकिक उपायों से दुख की पूर्ण निवृत्ति सिद्ध नहीं होती, क्योंकि एक दुख समाप्त हो जाने के बाद भी दुख की पुनरावृत्ति देखी जाती है। लौकिक दृश्योपायैः दुःखस्य आत्यन्तिकी निवृत्तिः न सिद्ध्यति, यतः एकस्य दुःखस्य निवृत्तौ अपि पुनः दुःखस्य अनुवृत्तिः दृश्यते। तो आगे हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट distinguishing relief from one episode of suffering from freedom from its recurrence. So the recurrence does not mean treatment failure. The return of suffering does not mean that the remedy was useless. दुख के लौटने का अर्थ यह नहीं कि उपचार व्यर्थ था। दुःखस्य पुनरागमनम उपचारस्य निष्फलतां न दर्शयति। Food has not failed merely because hunger returned the very next day. खाना खा लिया उसके बाद दोबारा भूख लगना, इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि भोजन असफल हो गया। परदिने
शुधाया पुनरागमनात् भोजनम निष्फलम न भवति। मेडिसिन हैज नॉट फेल्ड बिकॉज इट क्योर्स वन इलनेस बट कैन नॉट प्रिवेंट एवरी फ्यूचर डिजीज। एक रोग को ठीक करने के बाद भी भविष्य के प्रत्येक रोग को ना रोक पाना औषधि की असफलता नहीं है। एकम रोगम चिकित्सत्वा एकम रोगम चिकित्सत्वा सर्वान् भावी रोगान् निवारयितुम अशक्तवात् औषधम निष्फलम न भवति। द पॉइंट इज नॉट दैट द टेम्पररी रिलीफ इज वर्थलेस। सांख्य का तात्पर्य यह नहीं है कि अस्थायी राहत का कोई मूल्य नहीं है। सांख्यस्य अभिप्रायः नास्ति यत् तात्कालिक उपशमः निरर्थकः अस्ति। तात्कालिक उपशमः निरर्थकः अस्ति। एतत् सांख्यस्य अभिप्रायः नास्ति। The point is that the temporary relief should not be mistaken for complete and final liberation. मुख्य बात यह है कि अस्थायी राहत को पूर्ण और अंतिम मुक्ति नहीं समझना चाहिए। मुख्यः सिद्धान्तः अस्ति यत् तात्कालिकोपशमः आत्यंतिक मुक्ति रीति न मंतव्यः। So different levels of therapeutic success. Let's talk about it. Modern medicine distinguishes several different therapeutic outcomes. आधुनिक चिकित्सा उपचार के अनेक भिन्न परिणामों में भेद करती है। आधुनिक चिकित्सा विभिन्नेषु चिकित्सा फलेषु भेदम करोति। Symptoms relief means that the patient feels better. लक्षणों से राहत का अर्थ है कि रोगी बेहतर अनुभव करता है। लक्षणोपशमस्य अर्थः अस्ति यत् रोगी स्वास्थ्यतरम अनुभवति। So, symptom relief means that the patient feels better. लक्षणों में राहत का अर्थ है कि रोगी बेहतर अनुभव करता है। लक्षणोपशमस्य अर्थः अस्ति यत् रोगी स्वास्थ्यतरम अनुभवति। Mechanism modification means that the process maintaining the illness has changed. तंत्र में परिवर्तन का अर्थ है कि रोग को बनाए रखने वाली प्रक्रिया बदल गई है। कारण प्रक्रिया परिवर्तनस्य अर्थः अस्ति यत् रोगम धारयन्ति प्रक्रिया परिवर्तिता। Disease modification means that the future course of illness has changed. रोग में मूलभूत परिवर्तन का अर्थ है कि रोग की भविष्य की दिशा बदल गई है। रोग गति परिवर्तनस्य अर्थः अस्ति यत् रोगस्य भावि गमन क्रमः परिवर्तितः। Recurrence prevention means that the probability of return has decreased. पुनरावृत्ति की रोकथाम का अर्थ है कि रोग के लौटने की संभावना कम हो गई है। पुनरावृत्ति निवारणस्य अर्थः अस्ति यत् रोगस्य पुनरागमन संभावना न्यूनीभूता। Resilience means that the person adapts more successfully when adversity returns. लचीलेपन का अर्थ है कि कठिनाई लौटने पर व्यक्ति अधिक सफलतापूर्वक उसका सामना करता है। अनुकूलन क्षमतायाः अर्थः अस्ति यत् विपत्तेः पुनरागमने मनुष्य अधिक सफलताया ताम सहते। These are meaningful outcomes, but they should not automatically be equated with moksha. ये सभी महत्वपूर्ण परिणाम हैं, लेकिन इन्हें स्वतः मोक्ष के समान नहीं मानना चाहिए। एतानि सर्वाणि महत्वपूर्णानि फलानि सन्ति। एतानि सर्वाणि महत्वपूर्णानि फलानि सन्ति, किन्तु तानि मोक्षेण सह स्वयमेव समानानि न मंतव्यानि। So can ritual action produce liberation? सांख्य next examines stronger possibilities. के बाद सांख्य एक अधिक शक्तिशाली संभावना की जांच करता है। ततः सांख्य दर्शनम अधिक बलवतीं संभावनां परीक्षते। Perhaps ordinary remedies are limited, but could scripturally prescribed ritual action produce liberation? संभव है कि सामान्य उपाय सीमित हैं, लेकिन क्या शास्त्रों द्वारा बताए गए कर्म और अनुष्ठान मोक्ष उत्पन्न कर सकते हैं? लौकिकोपायाः सीमिताः स्युः। लौकिकोपायाः सीमिताः स्युः, किन्तु किं शास्त्रविहितं कर्म अनुष्ठानं वा मोक्षम् उत्पादयितुं शक्नोति? Could sacrifice, merit, religious observance or heavenly attainment provide permanent freedom? क्या यज्ञ, पुण्य, धार्मिक अनुष्ठान या स्वर्ग की प्राप्ति स्थायी मुक्ति प्रदान कर सकते हैं? किम यज्ञः, पुण्यम, धार्मिक अनुष्ठानम स्वर्ग प्राप्तिया स्वास्थ्यनीं मुक्तिम दातुं शक्नोति? किम यज्ञः, पुण्यम, धार्मिक अनुष्ठानम स्वर्ग प्राप्तिर्वा
स्थायिनीं मुक्ति दातुं शक्नोति. सांख्य does not say that ritual action produces no result. सांख्य नहीं कहता कि कर्मकांड से कोई फल उत्पन्न नहीं होता. सांख्य दर्शनम न वदति यत् कर्मकांड फलरहितः अस्ति. It argues that whatever is produced through action remains dependent upon causes and conditions. It argues that whatever is produced through action remains dependent upon causes and conditions. उसका तर्क है कि कर्म से उत्पन्न प्रत्येक फल कारणों और परिस्थितियों पर निर्भर रहता है. तस्य तर्कः अस्ति यत् कर्मणा उत्पादितं सर्वफलं कारण परिस्थितियोः अधीनं भवति. So whatever has beginning can also change or come to an end. जिस वस्तु का आरंभ होता है उसमें परिवर्तन या समाप्ति भी संभव है. यस्य आरंभः अस्ति तस्य परिवर्तनं समाप्तिर्वा संभवति. So next chapter, next discussion distinguishes producing a desirable result from correcting the error responsible for bondage. So production versus correction is a topic of discussion next. So this creates one of the most important distinction in Sankhya. यह सांख्य दर्शन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भेद प्रस्तुत करता है. यहाँ एतत् सांख्य दर्शनस्य अत्यंत महत्वपूर्णं भेदं प्रस्तुतयति. Producing a desirable condition is not the same as correcting a fundamental error. एक अनुकूल अवस्था उत्पन्न करना और किसी मूलभूत भूल को सुधारना एक ही बात नहीं है. इष्टावस्थायाः उत्पादनम मूलभूत भ्रांतेः निवारणम च समानम न स्तः. Imagine that a person sees a rope in the darkness and mistakes it for a snake. कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति अंधेरे में लंबी रस्सी देखता है और उसे सांप समझ लेता है. कल्पयामः यत् कश्चित् अंधकारे रज्जुम दृष्ट्वा ताम सर्प मन्यते. One response would be to try to change the rope. एक उपाय यह होगा कि हम रस्सी को बदलने का प्रयास करें. एकः उपायः स्यात् रज्जुम परिवर्तितुं प्रयत्नः. Another response would be to correct the mistaken perception. दूसरा उपाय यह होगा कि हम गलत प्रत्यक्ष या भ्रम को सुधारें. अपरः उपायः स्यात् मिथ्या प्रत्यक्षस्य भ्रांतेश्च निवारणम्. When the rope is correctly recognized, the fear generated by the error may cease, may stop. जब रस्सी को सही रूप में पहचान लिया जाता है तो भ्रम से उत्पन्न भय समाप्त हो सकता है. यदा रज्जुः सम्यक् ज्ञायते तदा भ्रांतिजन्यः भयः निवर्तितुं शक्नोति. The rope has not become something new. रस्सी कोई नई वस्तु नहीं बनी है. रज्जुः नूतना वस्तु न भवत्. An error has been removed. केवल एक भूल दूर गई है. केवलम भ्रांतिः निवृत्ताः. So if bondage were essential, liberation would be impossible. न स्वभावतो बद्धस्य मोक्ष साधनो पदेश विधिः. If bondage belonged intrinsically to the self, instruction about liberation would be meaningless. यदि बंधन आत्मा या मनुष्य का स्वभाव होता तो मोक्ष के साधन की शिक्षा निरर्थक होती. यदि बंधः पुरुषस्य स्वभावः स्यात् तर्हि मोक्ष साधनस्य उपदेशः निरर्थकः स्यात्. An essential property cannot be permanently removed while the thing remains what it is. किसी वस्तु के आवश्यक स्वभाव को स्थायी रूप से हटाकर भी उस वस्तु को वैसा ही बनाए रखना संभव नहीं है. कस्यचित् वस्तुतः स्वभाव भूतम धर्म स्थायी रूपेण निर्वाय तत् वस्तु तथैव स्थापयितुं न शक्यते. Fire cannot remain fire while becoming permanently cold. अग्नि बन ही नहीं सकती स्थायी रूप से अगर शीतल नहीं हो सकती. अग्नित्व धारयन् स्थायी रूपेण शीतला भवितुं न शक्नोति. अग्नि बने रहते हुए स्थायी रूप से शीतल नहीं हो सकती. Therefore bondage cannot be intrinsic property of पुरुष. इसलिए बंधन पुरुष का स्वाभाविक गुण नहीं हो सकता. अतः बंधः पुरुषस्य स्वाभाविकः धर्मः न भवितुम् अर्हति. Sankhya ultimately locates bondage in non-discrimination between पुरुष and प्रकृति. सांख्य अंततः बंधन का कारण पुरुष और प्रकृति के बीच अविवेक को मानता है. सांख्य दर्शनम अंततः बंधस्य कारणम पुरुष प्रकृत्योः अविवेकम मन्यते.
The transformation of body and mind belong to Prakriti, but they are attributed to the conscious witness. शरीर और मन के परिवर्तन प्रकृति से संबंधित हैं, लेकिन उन्हें चेतन दृष्टा पर आरोपित कर दिया जाता है. शरीर मनसो परिवर्तनानि प्रकृतेः सन्ति, किंतु तानि चेतन दृष्टारि आरोपयन्ते. Am I anxious? मैं चिंतित हूं. अहम चिंतितः अस्मि. I am broken. मैं टूट चुका हूं. अहम भग्नः अस्मि. I am my pain. मैं ही अपना दर्द हूं. अहमेव मम वेदनाम अस्मि. I am my thoughts. मैं ही अपने विचार हूं. अहमेव मम विचाराः अस्मि. सांख्य पूछता है कि क्या अनुभव की परिवर्तनशीलता सामग्री को अनुभव के चेतन दृष्टा के साथ मिला दिया गया है. सांख्य दर्शनम पृच्छति किम अनुभवस्य परिवर्तनशील विषया अनुभवस्य चेतन दृष्टा सह मिश्रिताः सन्ति. Sankhya asks whether the changing contents of experience have been confused with conscious witness of experience. Sankhya asks whether the changing contents of experience have been confused with conscious witness of experience. सांख्य पूछता है कि क्या अनुभव की परिवर्तनशील सामग्री को अनुभव के चेतन दृष्टा के साथ मिला दिया गया है. सांख्य दर्शनम पृच्छति किम अनुभवस्य परिवर्तनशील विषयाः अनुभवस्य चेतन दृष्टा सह मिश्रिताः सन्ति. So let's talk about the vivek, discriminative knowledge. Liberation therefore depends upon vivek, discriminative knowledge. इसलिए मोक्ष विवेक अर्थात भेद ज्ञान पर निर्भर है. मोक्षः विवेक ज्ञाने निर्भरति. विवेक is not merely the memorization of a philosophical statement. विवेक केवल किसी दार्शनिक कथन को याद कर लेना नहीं है. विवेकः केवलम दार्शनिक वचनस्य स्मरणम नास्ति. A person may understand a concept intellectually but remain unchanged in daily life. व्यक्ति किसी सिद्धांत को बौद्धिक रूप से समझ सकता है, लेकिन दैनिक जीवन में अपरिवर्तित रह सकता है. मनुष्यः कश्चित् सिद्धांतम बुद्धया ज्ञातुं शक्नोति, किंतु दैनिक जीवने अपरिवर्तितः तिष्ठति. इंफॉर्मेशन इज नॉट ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन. जानकारी स्वतः परिवर्तन नहीं बन जाती. सूचना स्वयमेव परिवर्तनम न भवति. लेट्स टॉक अबाउट 3 levels of knowledge. For a contemporary scientific perspective, we may distinguish 3 levels of knowledge. आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि से हम ज्ञान को 3 स्तरों में भेद करके समझेंगे. आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टया वयम ज्ञानस्य 3 स्तरेषु भेदं कर्तुं शक्नुमः. 3 स्तरेषु भेदं कर्तुं शक्नुमः. 3 में विभाजित कर सकते हैं. Level 1, declarative understanding, which means I understand the concept. अवधारणात्मक समझ कि मैं इस सिद्धांत को समझता हूं. प्रथम स्तरः अवधारणात्मक ज्ञानम अस्ति अहम सिद्धांतम जानामि. Then online discrimination. I can recognize the process while it is happening. तत्काल पहचान. जब यह प्रक्रिया घटित हो रही है तब मैं इसे पहचान सकता हूं. द्वितीय स्तरः प्रवर्तमान प्रक्रियायाः विवेकः. प्रक्रियायां घटमानायां ताम अहम ज्ञातुं शक्नोमि. Level 3, next level is durable transformation. The recognition changes my future behavior and responses. यह पहचान मेरे भविष्य के व्यवहार और प्रतिक्रियाओं को बदल देती है. यह स्थायी परिवर्तन है. यह इसका तीसरा स्तर है. तृतीय स्तरः अस्ति स्थायी परिवर्तनम्. एतत् ज्ञानं मम भविष्य व्यवहारं प्रतिक्रियाश्च परिवर्तयति. These 3 levels can be separated from one another. इनको एक दूसरे से अलग किया जा सकता है. एते त्रयः स्तराः परस्परं भिन्नाः भवितुम् अर्हन्ति. A patient may understand that a fear is excessive and still remain afraid. रोगी समझ सकता है कि उसका भय अत्यधिक है, लेकिन फिर भी भयभीत रह सकता है. रोगी जानाति यत् तस्य भयम् अतिशयितम् अस्ति, तथापि सः भयभीतः तिष्ठति. A person may understand that smoking is harmful and still continue smoking.
व्यक्ति जान सकता है कि धूम्रपान हानिकारक है, फिर भी धूम्रपान जारी रख सकता है। मनुष्य धूमपानस्य हानिं जानाति तथापि धूमपानम करोति। A patient may understand pain neuroscience but continue to interpret movement as dangerous. रोगी पेन न्यूरोसाइंस को समझ सकता है लेकिन फिर भी मूवमेंट को खतरे के रूप में देख सकता है। रोगी वेदनायाः स्नायु विज्ञानम ज्ञातुम शक्नोति तथापि गतिम संकटकारिणीम मन्यते। A scientific question generated by Vivek. This leads to an important research question. यदि यह एक महत्वपूर्ण अनुसंधान प्रश्न उत्पन्न करता है, एतत् महत्वपूर्णम अनुसंधान प्रश्नम जनयति। What converts conceptual knowledge into durable transformation? What converts a conceptual knowledge into durable transformation? अवधारणात्मक ज्ञान स्थायी परिवर्तन में कैसे बदलता है? अवधारणात्मकम ज्ञानम स्थायी परिवर्तन रूपम कथम भवति? कथम भवति? Does transformation require repeated attention to the distinction? क्या परिवर्तन के लिए उस भेद पर बार बार ध्यान देना आवश्यक है? किम परिवर्तनाय भेदे पुनः पुनः अवधानम आवश्यकम? Does it require prediction error? क्या इसके लिए prediction error आवश्यक है? किम तत्र पूर्वानुमान दोष संकेतः आवश्यकः? Does it require behavioral testing and corrective experience? क्या इसके लिए व्यवहारिक परीक्षण और सुधारात्मक अनुभव आवश्यक है? किम तत्र व्यवहार परीक्षणम संशोधकानुभवश्च आवश्यको? Does it require memory reconsolidation and generalization across situations? क्या इसके लिए स्मृति का पुनर्गठन और अलग अलग परिस्थितियों में ज्ञान का सामान्यीकरण आवश्यक है? किम तत्र स्मृति पुनरासंघटनम विभिन्न परिस्थितिषु ज्ञानस्य सामान्यीकरणम च आवश्यकम? These scientific mechanisms should be declared identical to classical विवेक। इन वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को शास्त्रीय विवेक के समान घोषित नहीं करना चाहिए। एता वैज्ञानिक प्रक्रिया शास्त्रीय विवेकेन सह समानाः इति न वक्तव्यम्। इति न वक्तव्यम्। But the concept of viveka can help generate scientifically testable questions. It can help us generate some questions worth testing in a scientific manner. विवेक की अवधारणा वैज्ञानिक रूप से परीक्षण योग्य प्रश्न अवश्य उत्पन्न कर सकती है। विवेकस्य संकल्पना वैज्ञानिकतया परीक्षण योग्यान प्रश्नान जनयितुं शक्नोति। So let's talk about from liberation to the problem of knowledge. Once liberation is said to depend upon, once it is said to depend upon knowledge, another problem becomes unavoidable. जब मोक्ष को ज्ञान पर निर्भर माना जाता है तब एक नई समस्या अनिवार्य रूप से सामने आती है। यदा मोक्षः ज्ञानाधीनः इति मन्यते तदा नूतना समस्या अनिवार्यतया उत्पद्यते। How do we know that our knowledge is valid? हम कैसे जाने कि हमारा ज्ञान सही है? अस्माकं ज्ञानम यथार्थम अस्ति इति कथम जानीमः? ह्यूमन बींग्स मिसपर्सीव। मनुष्य गलत प्रत्यक्ष कर सकता है। मनुष्य मिथ्या पश्यति। दे रिमेंबर इनकरेक्टली। वे गलत स्मरण कर सकते हैं। ते मिथ्या स्मरन्ति। दे मेक पुअर इन्फरेंसेस। वे गलत अनुमान लगा सकते हैं। ते दुष्टम अनुमानम कुर्वन्ति। दे ट्रस्ट अनरिलायबल सोर्सेस। वे अविश्वसनीय स्रोतों पर विश्वास कर सकते हैं। ते अविश्वसनीय स्रोतसी विश्वासम कुर्वन्ति। They may be extremely confident and still be wrong. वे अत्यधिक आत्मविश्वासी होते हुए भी गलत हो सकते हैं। ते अत्यंत विश्वास युक्ता संतः अपि मिथ्या ज्ञानिना भवितुम अर्हन्ति। Therefore, a theory of liberation requires a theory of valid knowledge. इसलिए मुक्ति के सिद्धांत को सही ज्ञान का सिद्धांत भी चाहिए। अतः मोक्ष सिद्धान्तस्य कृते सम्यक् ज्ञानस्य सिद्धान्तः अपि आवश्यकः। So next, we are going to move on to talking about liberation through corrective knowledge to the question of how valid the knowledge arises.
So let's talk about the three principal means of knowledge. Classical Sankhya recognizes three principal means of valid knowledge. The first is pratyaksha, perception. The second is anumana, the inference. Third is apta vachan or shabdah, reliable testimony. And this gives us a useful intellectual discipline. शास्त्रीय सांख्य सही ज्ञान के तीन प्रमुख साधनों को स्वीकार करता है. शास्त्रीय सांख्य दर्शनम सम्यक् ज्ञानस्य त्रीणि प्रमुखाणि प्रमाणानि स्वीकरोति. पहला है प्रत्यक्ष, जो सीधे अनुभव या इंद्रियों के माध्यम से जाना जाता है. प्रथमम प्रत्यक्षम यत् साक्षात इंद्रियानुभवेन ज्ञायते. दूसरा है अनुमान, जो प्रत्यक्ष संकेतों से निष्कर्ष के रूप में जाना जाता है. द्वितीयम अनुमानम यत् दुष्टलिंगात निष्कर्ष रूपेण ज्ञायते. तीसरा है आप्तवचन या शब्द, विश्वसनीय स्रोत से प्राप्त ज्ञान. तृतीयम आप्तवचनम शब्दश्च विश्वसनीय स्रोतसः प्राप्तम ज्ञानम. यह हमें एक उपयोगिक बौद्धिक अनुशासन प्रदान करता है. एतत् अस्मभ्यम उपयोगिनम बौद्धिक नियमम ददाति. Before asking whether a claim is true, we should first ask what kind of claim it is. किसी दावे को सत्य असत्य कहने से पहले हमें पूछना चाहिए कि वह किस प्रकार का दावा है. कस्यचित् वचनस्य सत्यत्वं पृष्ट्वा पूर्वं पृच्छामः. कस्यचित् वचनस्य सत्यत्वं पृष्ट्वा पूर्वं पृच्छामः. सत्यत्वं पृष्ट्वा पूर्वं पृच्छामः. किं तत् कीदृशं वचनम. Was it directly observed? उसे क्या प्रत्यक्ष देखा गया? किम तत् प्रत्यक्षतः दृष्टम. Was it inferred from observations? क्या प्रत्यक्ष तथ्यों से उसका अनुमान लगाया गया? किम तत् दृष्टथ्येभ्यः अनुमानितम. Or was it accepted from another source? या उसे किसी अन्य स्रोत से स्वीकार किया गया? उत तत अन्य स्रोतसः स्वीकृतम. The knower, the instrument, the knowledge, and the object. Let's talk about this. Sankhya epistemology. Sankhya epistemology distinguishes the knower, the means of knowledge, the resulting cognition, and the object known. सांख्य ज्ञान मीमांसा ज्ञाता, ज्ञान के साधन, उत्पन्न ज्ञान और ज्ञेय वस्तु में भेद करती है. सांख्य ज्ञान मीमांसा प्रमातरम प्रमाणम प्रमाम प्रमेयम च भिन्नति. द नोवर इज प्रमाता, जानने वाला प्रमाता है. ज्ञाता प्रमाता अस्ति. द मीन्स ऑफ नॉलेज इज प्रमाणम, ज्ञान का साधन प्रमाण है. ज्ञान साधनम प्रमाणम अस्ति. द वैलिड कॉग्निशन इज प्रमा, उत्पन्न सही ज्ञान प्रमा है. सम्यक ज्ञानम प्रमा अस्ति. द ऑब्जेक्ट टू द नोन इज प्रमेय, जिस वस्तु को जानना है वह प्रमेय है. ज्ञातव्यम वस्तु प्रमेयम अस्ति. मॉडर्न साइंस ऑल्सो रिक्वायर्स दीज डिस्टिंक्शंस. आधुनिक विज्ञान को भी इन भेदों की आवश्यकता है. आधुनिक विज्ञानस्य कृते अपि एते भेदाः आवश्यकाः. द इन्वेस्टिगेटर इज नॉट द इंस्ट्रूमेंट. अनुसंधानकर्ता उपकरण नहीं है. अनुसंधाता उपकरणम नास्ति. द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट द डेटा. उपकरण स्वयं डेटा नहीं है. उपकरणम दत्तांशः नास्ति. द डेटा आर नॉट द इंटरप्रिटेशन. डेटा स्वयं इंटरप्रिटेशन नहीं है. दत्तांशः व्याख्या नास्ति. द इंटरप्रिटेशन इज नॉट द फेनोमेना इटसेल्फ. इंटरप्रिटेशन स्वयं वास्तविक घटना नहीं है. व्याख्या स्वयं घटना नास्ति. Perception is not camera. At first, perception appears straightforward. We see, hear, touch, taste, and smell, but the perception is not the passive recording of the external world. Perception depends upon sensory input, attention, memory, expectation, context, and prior experience. पहली दृष्टि में प्रत्यक्ष सरल प्रतीत होता है. प्रथम दृष्टया प्रत्यक्षम सरलम इव दृश्यते. हम देखते, सुनते, छूते, चखते और सूंघते हैं. वयं पश्यामः, शृणुमः, स्पृशामः, आस्वादयामः, जिघ्रामश्च. लेकिन प्रत्यक्ष बाहरी संसार की निष्क्रिय रिकॉर्डिंग नहीं है. किंतु प्रत्यक्षम बाह्य जगतः निष्क्रिय लेखनम नास्ति. प्रत्यक्ष सेंसरी इनपुट, ध्यान, स्मृति, अपेक्षा, संदर्भ और पूर्व अनुभव पर निर्भर करता है. प्रत्यक्षम इंद्रिय प्रवेशे अवधाने स्मृतौ
अपेक्षायाम संदर्भे पूर्वानुभवे च निर्भरति निर्भरति. The brain does not merely receive information, it selects and interprets it. मस्तिष्क केवल सूचना ग्रहण नहीं करता, वह उसका चयन और अर्थ निर्धारण भी करता है. मस्तिष्कम केवलम सूचनाम न गृह्णाति तत् तस्याः चयनम व्याख्याम च करोति. So the expertise changes perception. Expertise changes perception. If you have the expertise, you perceive the thing differently. An experienced neurologist and a lay observer may watch the same patient walk across a room. The lay observer may say the person is walking strangely. The neurologist may notice reduced arm swing, circumduction, foot drop, bradykinesia, or ataxia. The physical event is the same, but training changes which features are selected. Expertise therefore changes our perception. एक अनुभवी न्यूरोलॉजिस्ट और एक सामान्य व्यक्ति एक ही रोगी को कमरे में चलते हुए देख सकते हैं. अनुभवी स्नायु रोग चिकित्सकः सामान्य दर्शकश्च एकमेव रोगिणं कक्षे गच्छन्तं पश्यतः. सामान्य व्यक्ति यह कह सकता है कि यह व्यक्ति कुछ अजीब चल रहा है. सामान्य दर्शकः वदेत् अयं जनः विचित्रतया गच्छति विचित्रतया गच्छति. न्यूरोलॉजिस्ट reduced arm swing, circumduction, foot drop, bradykinesia और ataxia देख सकता है. चिकित्सकः हस्तचालन न्यूनताम, वक्र पादगतिम, पादपतनम, मंदगतिम, असमन्वयम वा पश्यति. भौतिक घटना समान है, लेकिन प्रशिक्षण यह बदल देता है कि कौन से संकेत पहचाने जाते हैं. भौतिक घटना समाना अस्ति किंतु प्रशिक्षणम के विशेषः चयनम प्राप्नुवन्ति इति परिवर्तयति. इस प्रकार विशेषज्ञता प्रत्यक्ष को बदल देती है, अतः विशेषज्ञता प्रत्यक्ष ज्ञानम परिवर्तयति. Subjective certainty is therefore not proof. Perception can produce systematic errors. A visual illusion may appear completely real. A person may feel pain in limb that has been amputated. We call it phantom limb. A patient with neglect may fail to report objects that are physically present. Like people who have a right hemispheric stroke, they may not pay attention to the left. They may have food in the plate and they may only eat the food on the right side and not eat the food on the left side. This occurs because of right brain injury. A patient with anosognosia may deny a profound neurological deficit. He may just not be concerned about his deficit. A person with asomatognosia may not feel that this arm belongs to him. He may say that it belongs to Dr. Mishra. Therefore, subjective certainty is not sufficient proof of accuracy. प्रत्यक्ष व्यवस्थित रूप से गलत भी हो सकता है. प्रत्यक्ष ज्ञानम क्रमबद्धाम भ्रांतिम जनेतुम शक्नोति. दृष्टि भ्रम पूरी तरह वास्तविक प्रतीत हो सकता है. दृष्टि भ्रमः पूर्णतया वास्तविकः इव अनुभूयते. व्यक्ति कट चुके अंग में भी दर्द अनुभव कर सकता है. मनुष्यः छिन्नांगे अपि वेदनाम अनुभवतुम शक्नोति अनुभवितुम शक्नोति. नेग्लेक्ट वाला रोगी सामने उपस्थित वस्तुओं को भी अनुभव या रिपोर्ट नहीं कर सकता. अवधानोपेक्षा रोग युक्तः रोगी उपस्थितानि वस्तूनि अपि न निवेदयितुम शक्नोति. अनोसोग्नोसिया वाला रोगी गंभीर न्यूरोलॉजिकल कमी को भी स्वीकार नहीं कर सकता. स्वदोष ज्ञान युक्त रोगी स्वदोष ज्ञान योग रोगी गंभीरम स्नायु दोषम अपि नांगी करोति. एक खास बात यह है कि देखिए, संस्कृत में हमको तो अंग्रेजी में ही मेडिसिन वगैरह पढ़ाया जाता है, पर अनुसोग्नोसिया को स्वदोष अज्ञान युक्त यह कहना कितना स्वाभाविक है, कितना सरल है. और हमें अगर अपनी ही भाषा में ज्ञान दिया जाए, पढ़ाया जाए मेडिसिन वगैरह, तो एक तो भाषा का विकास होगा, दूसरा हमें भी आसानी से वो चीज़ें समझ में आएंगी. नहीं तो अनुसोग्नोसिया सब पढ़ने के बाद में भी उसका क्या अर्थ होता है, वह अगर आपको लैटिन का ज्ञान नहीं होगा तो आप नहीं समझ सकते हैं. अनुसोग्नोसिया बना. तो अपनी भाषा संस्कृत, हिंदी में भी अनुसोग्नोसिया ही बताया जा रहा है. संस्कृत में बता रहे हैं तो स्वदोष अज्ञान युक्त रोगी ऐसा कहा जा रहा है. स्नायु दोषम अपि न अंगीकरोति. Therefore, subjective certainty is not sufficient proof of accuracy.
केवल आंतरिक निश्चितता सही होने का पर्याप्त प्रमाण नहीं है। अतः केवलम आंतरिक निश्चयः यथार्थतायाः पर्याप्तं प्रमाणं नास्ति। Let's talk about confidence and accuracy. Confidence and accuracy are related, but they are not identical. Confidence and accuracy are related, but they are not identical. आत्मविश्वास और सही होना एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन समान नहीं है। आत्मविश्वासः यथार्थता च संबद्धौ स्तः, किंतु समानौ न स्तः। A person may be correct and confident. A person may be correct but uncertain. A person may be wrong and uncertain. Most dangerously, a person may be wrong and extremely confident. अब सोचिए कि एक डॉक्टर महोदय हैं, गलत हैं और बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप इलाज कर रहे हैं। आत्मविश्वास और सही होना एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन ये दोनों समान नहीं है। आए समझ में? व्यक्ति सही और आत्मविश्वासी हो सकता है। मनुष्यः सम्यक ज्ञानी आत्मविश्वास युक्तस्य भवितुम अर्हति। व्यक्ति सही होते हुए भी अनिश्चित हो सकता है। मनुष्यः सम्यक ज्ञानी सन अपि अनिश्चितः भवितुम अर्हति। व्यक्ति गलत और अनिश्चित हो सकता है। मनुष्यः मिथ्या ज्ञानी अनिश्चितश्च भवितुम अर्हति। सबसे अधिक खतरनाक स्थिति में व्यक्ति गलत होते हुए भी अत्यधिक आत्मविश्वासी हो सकता है। अत्यंत संकटपूर्ण स्थितौ मनुष्यः मिथ्या ज्ञानी सन अपि अति विश्वास युक्तः भवितुम अर्हति। The ability to evaluate the reliability of one's own cognition is called metacognition. The ability to evaluate the reliability of one's own cognition is called metacognition. अपने ही ज्ञान और निर्णय की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करने की क्षमता को मेटाकॉग्निशन कहा जाता है। स्वस्य ज्ञानस्य निर्णयस्य च विश्वसनीयताम परीक्षितुम या क्षमता सा स्वज्ञानम अथवा मेटाकॉग्निशन इति कथ्यते। An important scientific question is whether metacognitive accuracy can be trained. तो एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रश्न तो यह है कि क्या मेटाकॉग्निटिव एक्यूरेसी को प्रशिक्षित किया जा सकता है। महत्वपूर्णः वैज्ञानिक प्रश्नः अस्ति किं स्वज्ञान यथार्थतायाः प्रशिक्षणं संभवति। Many important things cannot be directly perceived. अनेक महत्वपूर्ण वस्तुओं को सीधे प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता। बहुनी महत्वपूर्णानि तत्वानि प्रत्यक्षता ज्ञातुं न शक्यन्ते। बहुनी महत्वपूर्णानि तत्वानि प्रत्यक्षतः ज्ञातुं न शक्यन्ते। वी मस्ट इन्फर देम। हमें उसका अनुमान करना पड़ता है। वयम तेषाम अनुमानम कुर्मः। A physician observes symptoms, examination findings, laboratory values and images. चिकित्सक सिम्टम्स, एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स, लैबोरेटरी वैल्यूज और इमेजेस देखता है। चिकित्सकः लक्षणानि परीक्षण फलानि प्रयोगशाला दत्तांशः चित्राणि च पश्यति। फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन अ डायग्नोसिस इज इन्फर्ड। इन प्रत्यक्ष तथ्यों से रोग निदान का अनुमान किया जाता है। एतेभ्यः निरीक्षणेभ्यः रोग निदानम अनुमीयते। The statement, the patient has had a stroke, is not itself a raw observation. It is a diagnostic inference based on multiple observation. रोगी को स्ट्रोक हुआ है, यह कथन केवल प्रत्यक्ष ऑब्जर्वेशन नहीं है। यह एक ऑब्जर्वेशंस पर आधारित एक डायग्नोस्टिक इन्फेरेंस है। रोगिणः मस्तिष्काघातः अभवत् एतत् वचनं केवलं प्रत्यक्ष निरीक्षणं नास्ति। एतत् अनेक निरीक्षणाधारितं रोग निदानात्मकम् अनुमानम् अस्ति। Observation is not the same as inference. A rigorous scientist should always ask 4 questions. What was measured? Was it directly observed? What was inferred? What assumptions connect the observation to the conclusions? एक कठोर या रिगरस वैज्ञानिक को सदैव 4 प्रश्न पूछने चाहिए। नियमशीलः वैज्ञानिकः सर्वदा चतुरः प्रश्नान् पृच्छेत्। क्या मापा गया? किं मापितम्? क्या प्रत्यक्ष देखा गया? किं प्रत्यक्षतः दृष्टतम्? क्या निष्कर्ष निकाला गया? किं अनुमानितम्? ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन के बीच कौन सी मान्यताएं कार्य कर रही हैं? निरीक्षणात् निष्कर्ष पर्यंतम के पूर्व स्वीकाराः कार्यं कुर्वन्ति। Correlation is not automatically causation. यह हमको सिखाया जाता है विज्ञान में। Suppose a brain network becomes more active during chronic pain.
The association does not itself establish that network causes pain. The pain may cause the brain activity. The brain activity may contribute to pain. A third process may cause both. The association may even reflect measurement of analytical choices. Causal claims therefore require appropriate study design. These need to be designed. This need to be tested in a carefully designed studies. मान लीजिए कि क्रॉनिक पेन के समय कोई ब्रेन नेटवर्क अधिक सक्रिय दिखाई देता है. कल्पयामः यत दीर्घकालिक वेदनायां कश्चित् मस्तिष्क जालः अधिकं सक्रियः दृश्यते. यह एसोसिएशन स्वयं यह सिद्ध नहीं करता कि वही नेटवर्क दर्द उत्पन्न करता है. एषः संबंधः स्वयमेव न सिद्ध्यति यत् स एव जालः वेदनां जनयति. दर्द उस ब्रेन एक्टिविटी का कारण हो सकता है. वेदना मस्तिष्क क्रियाशीलतायाः कारणं भवितुम् अर्हति. ब्रेन एक्टिविटी दर्द में योगदान कर सकती है. मस्तिष्क क्रियाशीलता वेदनायां योगदानं दातुं शक्नोति. कोई तीसरी प्रक्रिया दोनों का कारण हो सकती है. काचित् तृतीया प्रक्रिया उभयोः कारणं भवितुम् अर्हति. या एसोसिएशन मेजरमेंट या एनालिसिस की पद्धति से भी उत्पन्न हो सकता है. एषः संबंधः मापनस्य विश्लेषणस्य वा चयनात् अपि उत्पन्नः भवितुम् अर्हति. इसलिए कॉजल क्लेम के लिए उपयुक्त स्टडी डिजाइन आवश्यक है. अतः कारणत्वदावे कृते उपयुक्तम अनुसंधान विन्यासम आवश्यकम. मनुष्य अपने संपूर्ण ज्ञान को स्वयं प्रत्यक्ष रूप से जांच नहीं सकता. मनुष्य सर्वं ज्ञानम स्वयमेव प्रत्यक्षतः परीक्षितुं न शक्नोति. हमारे अधिकांश ज्ञान का संचार समाज के माध्यम से होता है. मोस्ट नॉलेज इज सोशली ट्रांसमिटेड. अस्माकम अधिकांश ज्ञानम सामाजिक रूपेण संचरति. वी लर्न फ्रॉम पेरेंट्स, टीचर्स, बुक्स, एक्सपर्ट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड साइंटिफिक पेपर्स. हम माता पिता, शिक्षकों, पुस्तकों, विशेषज्ञों, संस्थाओं और वैज्ञानिक शोध पत्रों से सीखते हैं. वयम माता पितृभ्यः, शिक्षकेभ्यः, पुस्तकेभ्यः, विशेषज्ञेभ्यः, संस्थाभ्यः, वैज्ञानिक लेखेभ्यश्च शिक्षामः. Therefore, knowledge is not only individual, it is also collective. इसलिए ज्ञान केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक भी है. अतः ज्ञानम केवलम व्यक्तिगतम न अपि तु सामूहिकम अपि अस्ति. सांख्य recognizes reliable testimony as a valid means of knowledge. सांख्य विश्वसनीय टेस्टिमनी को ज्ञान का वैध साधन मानता है. सांख्य दर्शनम विश्वसनीय वचनम ज्ञानस्य प्रमाण रूपेण स्वीकरोति. सांख्य दर्शनम विश्वसनीय वचनम ज्ञानस्य प्रमाण रूपेण स्वीकरोति. But reliable testimony does not mean accepting every statement blindly. लेकिन विश्वसनीय टेस्टिमनी का अर्थ प्रत्येक कथन को आंख बंद करके स्वीकार करना नहीं है. किंतु विश्वसनीय वचनस्य अर्थः सर्ववचनम अंधतया स्वीकरणम नास्ति. The real problem is the calibration of trust. If we trust too little, collective knowledge becomes impossible. If we trust too much, error and misinformation spread. वास्तविक समस्या विश्वास को सही स्तर पर निर्धारित करने की है. यदि हम बहुत विश्वास करें तो सामूहिक ज्ञान असंभव हो जाएगा. बहुत कम विश्वास करें तो, और यदि हम बहुत अधिक विश्वास करें तो भूल और मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है. वास्तविकी समस्या विश्वासस्य सम्यक् परिमाण निर्धारणम् अस्ति. यदि वयम् अत्यल्पं विश्वसिमः तर्हि सामूहिक ज्ञानम् असंभवं भवेत्. यदि वयम् अतिविश्वासं कुर्मः तर्हि भ्रांतिः मिथ्या सूचना च प्रसरेताम्. मानव मस्तिष्क यह कैसे तय करता है कि किस पर विश्वास किया जाए? So let's talk about the neuroscience of trust. How does the human brain decide whom to trust? मानव मस्तिष्कं कस्मिन् विश्वासः करणीयः इति कथं निर्णयं करोति? Trust may be influenced by confidence, familiarity, authority, social status, group, identity, and emotional appeal. विश्वास कॉन्फिडेंस, फेमिलियरिटी, अथॉरिटी, सोशल स्टेटस, ग्रुप इंटीग्रिटी और इमोशनल अपील से प्रभावित हो सकता है. विश्वासः आत्मविश्वासेन, परिचयेन, अधिकार भावेन, सामाजिक प्रतिष्ठया, समूह परिचयेन, भावनात्मकाकर्षणेन च प्रभावितः भवितुम् अर्हति.
विश्वासः आत्मविश्वासेन परिचयेन अधिकारभावेन सामाजिक प्रतिष्ठया समूह परिचयेन भावनात्मक कर्षणेन च प्रभावितः भवितुम् अर्हति. A confident speaker may be trusted more than an accurate but cautious expert. A confident speaker को सही लेकिन सावधान विशेषज्ञ से अधिक विश्वसनीय माना जा सकता है. जो लोग कॉन्फिडेंस से बोलते हैं उनकी बात पे ज्यादा विश्वास लोग करते हैं. कोई समझदार इंसान थोड़ा संभल संभल के बोल रहा है, क्योंकि वो संभल के बोल रहा है तो उसकी बात पे लोग ज्यादा ध्यान नहीं देंगे. आत्मविश्वासेन भासमाना जना यथार्थवादी सावधान विशेषज्ञात अधिकम विश्वसनीय इति मन्यते. Repeated misinformation may feel true simply because it has become so familiar. बार बार दोहराई गई गलत सूचना केवल परिचित हो जाने के कारण सत्य जैसी लगती है. पुनः पुनः श्रुता मिथ्या सूचना केवलम परिचितत्वात् सत्यवत अनुभूयते. पुनः पुनः श्रुता मिथ्या सूचना केवलम परिचितत्वात् सत्यवत अनुभूयते. People may trust members of their own group despite poor evidence. जना दुर्बल प्रमाणेपि स्वसमूहस्य सदस्ये विश्वासं कर्तुं शक्नुवन्ति. लोग कमजोर एविडेंस के बावजूद अपने समूह के व्यक्ति पर विश्वास कर सकते हैं. दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन द एज ऑफ सोशल मीडिया एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सामाजिक माध्यमानां कृत्रिम बुद्धेश्च युगे एषः प्रश्नः विशेषतः महत्वपूर्णः अस्ति. सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये जो युग चल रहा है, इसमें ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है. साइंटिफिक पेपर्स आर स्ट्रक्चर्ड टेस्टिमनी. इट्स अ फॉर्म ऑफ टेस्टिमनी. द साइंटिफिक पेपर्स, एक वैज्ञानिक शोध पत्र भी टेस्टिमनी का रूप है. वैज्ञानिक लेखा अपि वचन प्रमाणस्य एकम रूपम अस्ति. द रीडर डिड नॉट पर्सनली ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंट. पाठक ने स्वयं प्रयोग को प्रत्यक्ष नहीं देखा. पाठक स्वयमेव प्रयोगम प्रत्यक्षतः न दृष्टवान. द रीडर रिलाइज अपॉन द ऑथर्स रिपोर्ट ऑफ मेथड्स डेटा एनालिसिस एंड रिजल्ट्स. पाठक मेथड्स डेटा एनालिसिस और रिजल्ट्स के बारे में लेखकों के विवरण पर निर्भर करता है. पाठकः पद्धतेः दत्तांशस्य विश्लेषणस्य परिमाणानां च विषये लेखकानां विवरणे निर्भरति. Scientific testimony is powerful because it can be checked. वैज्ञानिक टेस्टिमनी शक्तिशाली है क्योंकि उसकी जांच की जा सकती है. वैज्ञानिक वचनम प्रभावशाली अस्ति यत् तत् परीक्षितुं शक्यते. मेथड्स कैन बी एग्जामिन्ड. इनकी जांच की जा सकती है मेथड्स की. पद्धतयः परीक्षितुं शक्यन्ते. डेटा कैन बी रीएनालाइज्ड. डेटा का पुनः विश्लेषण किया जा सकता है. दत्तांशः पुनः विश्लेषयितुं शक्यते. एक्सपेरिमेंट्स कैन बी रेप्लिकेटेड. एक्सपेरिमेंट्स को दोहराया जा सकता है. प्रयोगाः पुनरावर्तयितुं शक्यन्ते. पुनरावर्तयितुं शक्यन्ते. इंटरप्रिटेशन कैन बी क्रिटिसाइज्ड एंड रिवाइज्ड. इंटरप्रिटेशंस की आलोचना और संशोधन किया जा सकता है. व्याख्याः समीक्षितुं संशोधयितुं च शक्यन्ते. So science corrects itself through replication. Science is not powerful because scientists never make errors. Science is powerful because it can organize methods for detecting and correcting error. Replication is one of these corrective mechanisms. A finding may replicate. It may become weaker. It may disappear. The original interpretation may need revision. This is not necessarily a failure of science. It is a part of the process through which science becomes more reliable. विज्ञान इसलिए शक्तिशाली नहीं है कि वैज्ञानिक कभी गलती नहीं कर सकते. वैज्ञानिकाः कदापि भ्रांतिं न कुर्वन्ति इति कारणेन विज्ञानं शक्तिशाली नास्ति. विज्ञानं शक्तिशाली अस्ति यत् तत् भ्रान्तेः ज्ञापनाय निवारणाय च पद्धतिः निर्मति. विज्ञान इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि यह भूल को पहचानने और सुधारने की विधियां विकसित करता है. पुनरावृत्ति परीक्षणम एतासु संशोधक प्रक्रियासु एका अस्ति. रेप्लिकेशन ऐसी एक सुधारात्मक प्रक्रिया है. कोई फाइंडिंग दोबारा प्राप्त हो सकती है. कश्चित् परिणामः पुनः प्राप्त भवितुम् अर्हति. वह कमजोर हो सकती है. स दुर्बलतरः भवितुम् अर्हति. वह समाप्त भी हो सकती है. सह लुप्त अपि भवितुम् अर्हति. मूल इंटरप्रिटेशन में संशोधन की आवश्यकता हो सकती है. मूल व्याख्याया संशोधनम आवश्यकम भवितुम् अर्हति.
यह आवश्यक रूप से विज्ञान की असफलता नहीं, यह उस प्रक्रिया का भाग है जिसके माध्यम से विज्ञान अधिक विश्वसनीय बनता है। एतत् अनिवार्यतया विज्ञानस्य निष्फलता नास्ति, एतत् तस्याः प्रक्रियायाः भागः अस्ति यया विज्ञानम् अधिकं विश्वसनीयं भवति। मनुष्य प्रत्येक एविडेंस का निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन नहीं करता। मनुष्य सर्वं प्रमाणम निष्पक्षतया न परीक्षते। पूर्व विश्वास का समर्थन करने वाला एविडेंस आसानी से स्वीकार कर लिया जाता है। पूर्व विश्वास समर्थकम प्रमाणम सुलभतया स्वक्रियते। कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस में बी एग्जामिन्ड मोर हार्शली और डिसमिस्ड। विरोधी एविडेंस की अधिक कठोर की जांच की जा सकती है या उसे अस्वीकार किया जा सकता है। विरोधी प्रमाणम कठोरतया परीक्षते अथवा निराक्रियते। दिस प्रॉब्लम अफेक्ट्स बोथ सपोर्टर्स एंड क्रिटिक्स ऑफ इंडियन नॉलेज ट्रेडिशंस। यह समस्या भारतीय ज्ञान परंपरा के समर्थकों और आलोचकों दोनों को प्रभावित कर सकती है। एषा समस्या भारतीय ज्ञान परंपरायाः समर्थकान् आलोचकांश्च उभयान् प्रभावितुं शक्नोति। One person may wish to prove that ancient texts already contained all modern science. एक व्यक्ति यह सिद्ध करना चाह सकता है कि प्राचीन ग्रंथों में संपूर्ण आधुनिक विज्ञान पहले से उपस्थित था। कश्चित् प्रमाणयितुम् इच्छेत यत् प्राचीन ग्रंथेषु संपूर्णम् आधुनिक विज्ञानम पूर्वमेव आसीत्। दूसरा व्यक्ति यह मान सकता है कि प्राचीन दर्शन आधुनिक विज्ञान को कुछ भी उपयोगी नहीं दे सकता। Another may assume that ancient philosophy can offer nothing useful to science. अपरः मन्येत यत् प्राचीन दर्शनम आधुनिक विज्ञानाय किमपि उपयोगी दातुं न शक्नोति। Both positions can be forms of motivated reasoning. दोनों दृष्टिकोण मोटिवेटेड रीजनिंग के रूप हो सकते हैं। उभौ दृष्टिकोणौ प्रेरित तर्कस्य रूपौ भवितुम् अर्हतः। No automatic validation and no automatic dismissal. This should be our mantra. A serious dialogue between Shastra and science requires a middle methodological path. शास्त्र विज्ञान के बीच गंभीर संवाद के लिए एक मध्यवर्तीय पद्धतिगत मार्ग आवश्यक है। A methodologically strong middle path is needed. शास्त्र विज्ञानयोः गंभीर संवादाय मध्यमा पद्धति निष्ठा दिशा आवश्यकी। There should be no automatic validation. There should also be no automatic dismissal. We should read the text carefully. We should distinguish the original statement from our interpretation. स्वतः समर्थनम न भवेत्, स्वतः निराकरणम अपि न भवेत्। स्वतः समर्थन नहीं होना चाहिए, स्वतः निराकरण भी नहीं होना चाहिए। हमें ग्रंथों को सावधानी से पढ़ना चाहिए। वयम ग्रंथम सावधानतया पठेम। हमें मूल कथन और अपनी व्याख्या में भेद रखना चाहिए। वयम मूल वचनस्य स्वव्याख्याश्च मध्ये भेदम कुर्याम। हमें अवधारणाओं को तभी परीक्षण योग्य हाइपोथेसिस में बदलना चाहिए जब वह परिवर्तन उचित हो। यदा उचितम भवति तदैव वयम संकल्पनाः परीक्षणे योग्य परिकल्पना रूपेण परिवर्तयेम। We should translate concepts into testable hypotheses only when that translation is justified. We should state what evidence should support the hypothesis. हमें स्पष्ट करना चाहिए कि कौन सा एविडेंस हाइपोथेसिस का समर्थन करेगा। किम प्रमाणम परिकल्पनाम समर्थयेत इति स्पष्टम वक्तव्यम। We should also state what evidence would weaken it. हमें यह भी बताना चाहिए कि कौन सा एविडेंस हाइपोथेसिस को कमजोर करेगा। किम प्रमाणम परिकल्पनाम दुर्बली कुर्यात इति अपि वक्तव्यम। So let's talk about the evidence ladder. The evidence ladder. A useful research program may proceed through an evidence ladder. Level 1, textual observation. What does the text explicitly say? Level 2, interpretive reconstruction. What philosophical meaning are we proposing? Level 3, conceptual correspondence. Is there a possible relation to contemporary scientific construct? Level 4, operationalization. Can the concept be translated into measurable variables? Level 5, association. Can an empirical association be demonstrated? Level 6, prediction. Does the framework make predictions beyond existing models? Level 7, causal intervention.
Does changing the proposed mechanism change the outcomes? Level 8, replication and generalization. Does the findings survive independent replication across populations and context? एक उपयोगी रिसर्च प्रोग्राम प्रमाण की क्रमिक सीढ़ी के अनुसार आगे बढ़ सकता है। उपयोगी अनुसंधान कार्यक्रमः प्रमाण सोपान क्रमेण परिवर्तितुं शक्नोति। ग्रंथ स्पष्ट रूप से क्या कहता है? यह प्रथम सोपान है। ग्रंथः स्पष्टतया किम वदति? हम कौन सा दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं? वयम काम दार्शनिक व्याख्याम प्रस्तुत्यामः। वयम काम दार्शनिक व्याख्याम प्रस्तुत्यामः। क्या इसका किसी आधुनिक साइंटिफिक कंस्ट्रक्ट से संभावित संबंध है? किम आधुनिक वैज्ञानिक संकल्पनया सह संभाविता संबंधः अस्ति? क्या अवधारणा को मेजरेबल वेरिएबल्स में बदला जा सकता है? किम संकल्पना मापन योग्य चलेषु परिवर्तितुं शक्यते? Can the concept be translated to measurable variables? क्या अनुभवजन्य संबंध दिखाया जा सकता है? Can an empirical association be demonstrated? किम प्रायोगिकः संबंधः प्रदर्शितुं शक्यते? Does the framework make predictions beyond existing models? क्या यह फ्रेमवर्क वर्तमान मॉडल से आगे नई प्रिडिक्शंस करता है? किम एषः सिद्धान्तः विद्यमान मॉडलेभ्यः परम नूतनानि पूर्वानुमानानि करोति? क्या प्रपोज्ड मैकेनिज्म को बदलने से आउटकम बदलता है? किम प्रस्तावित कारण प्रक्रियायाः परिवर्तनेन परिणामः परिवर्तते? क्या फाइंडिंग अलग अलग पॉपुलेशंस और परिस्थितियों में इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन के बाद भी बनी रहती है? किम परिणामः विभिन्न जन समूहेषु परिस्थितिषु च स्वतंत्र पुनरावृत्ति परीक्षणे स्थिरः तिष्ठति? Textual evidence is not brain evidence. A Sanskrit sutra can provide evidence about what Sankhya teaches. It cannot by itself establish claim about the human brain. A commentary can clarify a philosophical concept. It cannot independently establish clinical efficacy. A neuroscience experiment can test a biological or behavioral hypothesis. It cannot establish the metaphysical existence of Purusha. Different questions require different forms of evidence. संस्कृत सूत्र यह प्रमाणित कर सकता है कि सांख्य दर्शन क्या सिखाता है। संस्कृत सूत्रम सांख्य दर्शनस्य शिक्षा विषये प्रमाणम दातुं शक्नोति। लेकिन वह अपने आप मानव मस्तिष्क के बारे में कोई वैज्ञानिक दावा सिद्ध नहीं कर सकता, किंतु तत् स्वयमेव मानव मस्तिष्क विषयकम वैज्ञानिकम दावा सिद्धयितुं न शक्नोति। भाष्य किसी दार्शनिक अवधारणा को स्पष्ट कर सकता है। भाष्यम दार्शनिक संकल्पनाम स्पष्टीकर्तुं शक्नोति, लेकिन वह स्वतंत्र रूप से क्लिनिकल एफिकेसी सिद्ध नहीं कर सकता, किंतु तत् स्वतंत्रतया चिकित्सकीय प्रभावं सिद्धयितुं न शक्नोति। किंतु तत् स्वतंत्रतया चिकित्सकीय प्रभावं सिद्धयितुं न शक्नोति। एक न्यूरोसाइंस एक्सपेरिमेंट जैविक या व्यवहारिक हाइपोथेसिस की जांच कर सकता है। स्नायु वैज्ञानिक प्रयोगः जैविकां व्यवहारिकां वा परिकल्पनां परीक्षितुं शक्नोति। इट कैनॉट एस्टैब्लिश द मेटाफिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ पुरुष। लेकिन वह पुरुष की तात्विक सत्ता को सिद्ध नहीं कर सकता, किंतु सह पुरुषस्य तत्वमीमांसात्मक सत्तां सिद्धयितुं न शक्नोति। डिफरेंट क्वेश्चंस रिक्वायर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एविडेंस। अलग अलग प्रश्नों के लिए अलग अलग प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता है। विभिन्न प्रश्नानां कृते विभिन्न प्रकाराणि प्रमाणानि आवश्यकानि। So what can cause neuroscience actually study? What can neuroscience actually study? Neuroscience cannot search for Purush region in the brain. A brain network should not be casually labeled the Vivek network. A reduction in default mode network activity does not establish the cessation of ahamkara. However, neuroscience can study attention, self-modeling, metacognition, cognitive flexibility, threat learning,
and identification with mental states. Neuroscience cannot search for the Purush region in the brain. न्यूरोसाइंस मस्तिष्क में किसी पुरुष क्षेत्र की खोज नहीं कर सकता. स्नायु विज्ञानम मस्तिष्के पुरुष प्रदेशम अन्वेष्टुम न शक्नोति. किसी ब्रेन नेटवर्क को सहज रूप से विवेक नेटवर्क नहीं कहना चाहिए. कश्चित मस्तिष्क जालः ब्रेन नेटवर्क सरलतया विवेक जालम इति न नामकरणीयः. डिफॉल्ट मोड नेटवर्क की एक्टिविटी कम होना अहंकार की समाप्ति सिद्ध नहीं करता. डिफॉल्ट मोड जालस्य क्रिया न्यूनता अहंकारस्य निवृत्तिम न सिद्ध्यति. लेकिन न्यूरोसाइंस ध्यान, सेल्फ मॉडलिंग, मेटाकॉग्निशन, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, थ्रेट लर्निंग और मानसिक अवस्थाओं से आइडेंटिफिकेशन का अध्ययन कर सकता है. किंतु स्नायु विज्ञानम अवधानम, स्वप्रतिमान निर्माणम, स्वज्ञानम, मानसिक लचीलताम, भयाधिगमम, मानसिक अवस्थाभिः तादात्म्यम च अध्येतुं शक्नोति. So scientific questions inspired by Sankhya. What are the scientific questions? What does suffering persist after? Why does suffering persist after the original injury has healed? Why can fear remain after danger has disappeared? Why does temporary improvement sometimes fail to become durable transformation? Why do beliefs resist contradictory evidence? Why are confidence and accuracy sometimes separated? How does attention determine what enters conscious experience? How does the brain decide which source is trustworthy? Can people be trained to distinguish certainty from evidence? What converts insight into lasting behavior change? These are the key questions which one can potentially test in a scientific manner. And these questions are inspired by Samkhya Yoga. मूल चोट ठीक हो जाने के बाद भी दुख क्यों बना रहता है? मूलाघातस्य शान्तौ अपि दुखम किमर्थम तिष्ठति. संकट समाप्त हो जाने के बाद भी भय क्यों बना रह सकता है? संकटस्य निवृत्तौ अपि भयः किमर्थम तिष्ठति. अस्थायी सुधार कभी कभी स्थायी परिवर्तन क्यों नहीं बनता? तात्कालिकः सुधारः कदाचित स्थायी परिवर्तनम किमर्थम न भवति. विरोधी एविडेंस मिलने के बाद भी बिलीफ क्यों नहीं बदलते? विरोधी प्रमाणे प्राप्तेपि विश्वासाः किमर्थम न परिवर्तन्ते. आत्मविश्वास और सही होना कभी कभी एक दूसरे से अलग क्यों होते हैं? आत्मविश्वासः यथार्थता च कदाचित परस्परम किमर्थम पृथक भवतः. ध्यान यह कैसे निर्धारित करता है कि क्या हमारी चेतन अनुभूति में प्रवेश करेगा? अवधानम चेतनानुभवे किम प्रविशति इति कथम निर्धारयति. मस्तिष्क कैसे तय करता है कि कौन सा स्रोत विश्वसनीय है? मस्तिष्कम कः स्रोतम विश्वसनीयः इति कथम निर्णयं करोति. कः स्रोतः विश्वसनीयः इति कथम निर्णयं करोति. क्या लोगों को निश्चितता और प्रमाण में भेद करना सिखाया जा सकता है? किम जना निश्चय भावस्य प्रमाणस्य च मध्ये भेदम कर्तुम शिक्षितुम शक्यन्ते. बौद्धिक समझ स्थायी व्यवहारिक परिवर्तन में कैसे बदलती है? बौद्धिक बोधः स्थायी व्यवहार परिवर्तन रूपम कथम भवति. So let's talk about something very important. As a physician, it's very important to me. As a scientist as well, it's very important. Clinical boundary. The dialogue between Sankhya and neuroscience must remain clinically responsible. A patient with stroke requires emergency medical treatment. A patient with epilepsy may require evidence-based anti-seizure medication therapy. A person with depression may require medical, psychological, and social treatment. A philosophical insight should not be presented as a replacement for necessary treatment. This is very important. Philosophical insight should not be presented as a replacement for necessary treatment. Sankhya may contribute to questions of identity, suffering, meaning, adaptation, and self-attribution. It does not
replace disease-specific biological treatment. This is very important to highlight before we move on to more discussion on Sankhya Yoga and the neuroscience and potential clinical aspects. सांख्य और न्यूरोसाइंस के बीच संवाद क्लिनिकली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. सांख्य स्नायु विज्ञानयोः संवादः चिकित्सकीय दृष्टया उत्तरदायी भवेत्. स्ट्रोक वाले रोगी को आपातकालीन चिकित्सा की आवश्यकता होती है. मस्तिष्काघात युक्त रोगी आपातकालीन चिकित्साम अपेक्षते. मिर्गी वाले रोगी को एंटी-सीजर मेडिकेशन की आवश्यकता हो सकती है. अपस्मार रोगिणः आक्षेप निवारक औषधस्य आवश्यकता भवितुम अर्हति. अवसाद से पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सकीय, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक उपचार की आवश्यकता हो सकती है. अवसाद पीड़ितः जनः चिकित्सकीयं, मनोवैज्ञानिकं, सामाजिकं च उपचारम अपेक्षितुम अर्हति. दार्शनिक ज्ञान को आवश्यक उपचार के विकल्प के रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए. दार्शनिक ज्ञानम आवश्यक चिकित्सायाः विकल्प रूपेण न प्रस्तोतव्यम. Philosophical insight should not be presented as a replacement for necessary treatment. Sankhya may contribute to questions of identity, suffering, meaning, adaptation, and self-attribution. It does not replace disease-specific biological treatment, as I said before. सांख्य पहचान, दुख, अर्थ, अनुकूलन और आत्म आरोप से संबंधित प्रश्नों में योगदान दे सकता है, लेकिन वह रोग विशिष्ट जैविक उपचार का स्थान नहीं लेता. सांख्य दर्शनम अस्मिता, दुखम, अर्थः, अनुकूलम, आत्मरोपश्च एतेषु प्रश्नेषु योगदानं दातुं शक्नोति, किंतु तत् रोग विशिष्ट जैविक चिकित्सां न प्रतिस्थापयति. So let us return to the intellectual journey with which we began. अब हम उस बौद्धिक यात्रा पर पुनः लौटते हैं जिससे हमने आरंभ किया था. अधुना वयं प्रारंभे निर्दिष्टां बौद्धिक यात्रां पुनः स्मरामः. Human beings suffer. SUFFER. मनुष्य दुख का अनुभव करते हैं. मनुष्यः दुखम अनुभवति. Ordinary remedies are valuable, but their effects may be partial, temporary and limited. सामान्य उपाय महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके प्रभाव आंशिक, अस्थायी और सीमित हो सकते हैं. लौकिकोपायाः महत्वपूर्णाः सन्ति, किंतु तेषां प्रभावाः आंशिकाः, तात्कालिकाः, सीमिताश्च भवितुम् अर्हन्ति. Ritual action may produce results, but produced results remain conditioned. कर्मकांड फल उत्पन्न कर सकता है, लेकिन उत्पन्न फल परिस्थितियों पर निर्भर रहता है. कर्मकांडः फलम उत्पादितुं शक्नोति, किंतु उत्पादितं फलम परिस्थिति अधीनं भवति. Liberation cannot therefore be understood merely as the production of another desirable state. इसलिए मोक्ष को केवल एक और अनुकूल अवस्था की उत्पत्ति के रूप में नहीं समझा जा सकता. अतः मोक्षः केवलम अन्यस्याः इष्टावस्थायाः उत्पादनमिति न ज्ञेयः. If bondage is sustained by non-discrimination, knowledge becomes central. यदि बंधन अविवेक से बना रहता है तो ज्ञान केंद्रीय हो जाता है. यदि बंधः अविवेकेन धार्यते तर्हि ज्ञानम केंद्रीयम भवति. If knowledge is central, valid means of knowledge become essential. यदि ज्ञान केंद्रीय है तो सही ज्ञान के साधन आवश्यक हो जाते हैं. यदि ज्ञानम केंद्रीयम अस्ति तर्हि सम्यक् ज्ञानस्य प्रमाणानि आवश्यक्यानि भवन्ति. The journey therefore moves from suffering to knowledge and from knowledge to the disciplined examination of evidence. इस प्रकार यात्रा दुख से ज्ञान और ज्ञान से प्रमाण की अनुशासित जांच तक पहुंचती है. अतः यात्रा दुखात ज्ञानम प्रति, ज्ञानात प्रमाणस्य अनुशासित परीक्षणम प्रति च गच्छति. The scientific opportunity is not to claim that Sankhya and neuroscience are identical.
वैज्ञानिक अवसर यह दावा करने में नहीं है कि सांख्य और न्यूरोसाइंस एक ही है। वैज्ञानिकः अवसरः सांख्यं स्नायुविज्ञानं च समानौ स्तः इति वक्तुं नास्ति। The opportunity is to ask whether Sankhya can help us formulate deeper and more precise questions about the human mind. वास्तविक अवसर यह पूछने में है कि क्या सांख्य मानव मन के बारे में गहरे और अधिक स्पष्ट प्रश्न बनाने में हमारी सहायता कर सकता है। वास्तविकः अवसरः अस्ति किं सांख्य दर्शनं मानव मनसः विषये गंभीरतरान् स्पष्टतरान् च प्रश्नान् निर्मातुम् अस्मान् सहाययितुं शक्नोति। सहायितुं शक्नोति। So the question is that whether the Sankhya Yoga or Sankhya can help us formulate deeper and more precise questions about the human mind. Perhaps the greatest contribution of knowledge tradition is not that it gives us every answer. Perhaps its greatest contribution is that it teaches us to ask better questions. वास्तविक अवसर यह पूछने में है कि क्या सांख्य दर्शन मानव मन के बारे में अधिक गहरे और अधिक स्पष्ट प्रश्न बनाने में हमारी सहायता कर सकता है। वास्तविकः अवसरः अस्ति किं सांख्य दर्शनं मानव मनसः विषये गंभीरतान् स्पष्टतरांश्च प्रश्नान् निर्मातुम् अस्मान् सहायितुं शक्नोति। संभवतः किसी ज्ञान परंपरा का सबसे बड़ा योगदान यह नहीं कि वह हमें प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देती है। संभवतः उसका सबसे बड़ा योगदान यह है कि वह हमें बेहतर प्रश्न पूछने का तरीका सिखाती है। Perhaps the greatest contribution of knowledge tradition is not that it gives us every answer. Its greatest contribution, as I said previously, is that it teaches us to ask better questions. संभवतः ज्ञान परंपरायाः महान योगदानः सर्वेषां प्रश्नानाम् उत्तर प्रदानं नास्ति। संभवतः उसका सबसे बड़ा योगदान यह है कि वह हमें बेहतर प्रश्न पूछना सिखाती है। संभवतः तस्याः महान योगदानम् अस्ति सा अस्मान् श्रेष्ठतरान् प्रश्नान् प्रष्टुं शिक्षयति। So let this effort of mine, guided by the traditional knowledge of Sankhya Darshan from our ancestors, and I request your guidance as well. Please feel free to reach out to me, nishant.mishra@ivpandit.com or nishmishra@gmail.com, and help me succeed in this path. Let the text guide the question, let the evidence guide the conclusion, let the humility guide the dialogue. ग्रंथः प्रश्नस्य मार्गं दर्शयतु, प्रमाणं निष्कस्य मार्गं दर्शयतु, विनयः संवादस्य मार्गं दर्शयतु। धन्यवाद। और इससे पहले कि मैं समापन करूं, मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि मैं ज्ञानी नहीं हूं, मैं सीख रहा हूं। इन विषयों के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन कर रहा हूं और जो ज्ञान मिल रहा है उसके आधार पर अपने विचारों को जोड़ते हुए अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। पर मैं सांख्य दर्शन वगैरह का कोई पंडित नहीं हूं। आपके जो विचार हैं वह मुझसे साझा करें और समय के साथ जिस प्रकार ज्ञान बढ़ता है उस प्रकार उसमें एक्सपर्टीज आ जाती है, तो इस दिशा में भी एक्सपर्टीज आएगी और समाज के भलाई के लिए। आज हमारे सोसाइटी में बहुत मनोवैज्ञानिक परेशानियां चल रही हैं। लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी पीस ऑफ माइंड नहीं है। अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद भी लोग जो हैं गलत कार्य कर दे रहे हैं। रोज टीवी न्यूज़ में गलत बातें सुनने को आ रही हैं और उसको देख के दुख होता है। जब हम छोटे थे तो लगता है कि तब समाज कुछ शायद
समाज में कमियां थी, गरीबी थी, लोगों के पास आज के जैसे आधुनिक उपकरण नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं थे, पर एक अलग प्रकार की शांति थी। आज वो कम होते दिख रही है। तो प्रयास यही है कि जो हमारी जो सनातन संस्कृति परंपरा है, हमारे जो शास्त्र हैं, उसमें इतनी सुंदर बातें दी हुई हैं जिसको कि समाज में बताना और उसके पीछे की साइंटिफिक एंगल को बताना, ताकि हमारी जो यंगर जनरेशन है वो उस पर विचार करे, समझे। 1.5 करोड़ की हमारी जनसंख्या है, तो उसमें छुटपुट घटनाएं होती हैं, वही न्यूज़ में आती हैं ज़्यादातर। तो ऐसा भी नहीं है, अच्छे लोग हैं, इसलिए समाज समाज चल रहा है। तो मैं इस पे कोई आधिकारिक अपना विचार नहीं प्रकट कर सकता हूँ, पर चाहता हूँ कि जो हमारे पूर्वजों ने हमें जो थाती दी है उसको और समझते हुए आगे भी बढ़ाऊं। हरिओम। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।